गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी वजनपाल भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। सभी बच्चे नोट्स बना लें, नोट्स तैयार करके स्कूल में चेक कराएं। 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने सब कुछ उसमें पढ़ा दिया आपको। अब चलेगा हमारा भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक या व्यापारिक बैंक। इन्हें व्यापारिक भी बैंक बोलते हैं और भारतीय संयुक्त स्कंद बैंक भी बोलते हैं। संयुक्त स्कंद बैंक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो कैपिटल लगी होती है वो निजी गवर्नमेंट की भी निजी भी होती है और सार्वजनिक भी होती है, मतलब सरकारी भी होती है और प्राइवेट भी होती है। तो इसलिए हम संयुक्त स्कंद बैंक बोलते हैं। इन बैंकों को व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1913 के अधीन इन बैंकों की स्थापना की गई है। कौन से अधिनियम के? भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1913 के तहत इन बैंकों को पंजीकृत किया गया है। ये बैंक अल्पकालीन जमाएं प्राप्त करती हैं तथा अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती हैं। किसके लिए प्राप्त कराती हैं? उद्योगों के लिए। दोबारा सुन लो, ये जो बैंकें होती हैं अल्पकाल के लिए ही तो जनता की जमाओं को स्वीकार करती हैं और अल्पकाल के लिए ही जनता की उद्योगों को ऋण प्रदान करती हैं। आजकल ये बैंक कृषि साख की व्यवस्था के लिए भी लोन प्रदान करती है। कृषि साख की व्यवस्था भी करने लगी हैं। जो हमारी व्यापारिक बैंक थे, पहले हमारे केवल भूमि बंधक बैंक, नाबार्ड बैंक ये भूमि की व्यवस्था करते थे, भूमि साख का व्यवस्था करते थे। लेकिन आज के टाइम में व्यापारिक बैंक भी साख की व्यवस्था करने लगे हैं। इन बैंकों को व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। यद्यपि अन्य प्रकार के बैंकों का निर्माण भी मिश्रित पूंजी के आधार पर ही हुआ है। देखो, मिश्रित पूंजी के आधार पर इनकी स्थापना एवं विकास होने के कारण इन्हें मिश्रित पूंजी बैंक कहा जाता है। अब देखो, जो हमारी व्यापारिक बैंक हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। संयुक्त स्कंद बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब हम पहले पढ़ेंगे अनुसूचित बैंक कौन सी बैंक होती हैं। गैर अनुसूचित, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्स बैंक। शेड्यूल्स बैंक का मतलब होता है जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख हो या इससे अधिक। शेड्यूल बैंकों की जो पेड अप कैपिटल कितनी हो? 5 लाख हो या इससे अधिक। जो उनकी चुकता पूंजी होती है 5 लाख हो या उससे अधिक, जिनका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय तालिका में की अनुसूची में दर्ज है, वो ही अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। जिनका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय तालिका में अनुसूची में दर्ज है। ठीक है, वही आपकी अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गैर अनुसूचित बैंक कौन सी होती हैं और अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होती हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय तालिका में सम्मिलित नहीं की जाती हैं, और जो द्वितीय तालिका में सम्मिलित की जाती हैं वो आपकी अनुसूचित बैंक कहलाती हैं। अनुसूचित बैंक बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में आवेदन पत्र भरकर भेजना होता है। यदि रिजर्व बैंक इन आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लेता है, जो हमारा रिजर्व बैंक है वो आवेदन पत्र को स्वीकार कर लेता है, तो उस बैंक का नाम क्या हो जाता है? अनुसूचित बैंक हो जाता है। तो उनका जो नाम है अनुसूची बैंक में दर्ज कर लिया जाता है। वो कौन सी बैंक बन जाती हैं? अनुसूचित बैंकें बन जाती हैं। अनुसूचित बैंकों में उन्हीं बैंकों को नाम सम्मिलित किए जाते हैं जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। शर्तें कौन कौन सी हैं? अभी बताया था। जिनकी पेड अप कैपिटल या तो 5 लाख हो या इससे अधिक, जो उनका संचित कोष है, ठीक है, जितना वो जमा करके 5 लाख हो या इससे अधिक। अगर 5 लाख से कम है तो वो आपकी गैर अनुसूचित बैंक की अनुसूची में आएगी। सेकंड है, उस बैंक का कार्य उसके जमाकर्ताओं के विरुद्ध न हो। जो बैंक कार्य कर रही है जनता के हित में करे, जनता के विरुद्ध न होकर करे।
उसे अपनी कुल देनदारी का 6% रिजर्व बैंक के पास में नगद मुद्रा के रूप में जमा करना पड़ता है। जो हमारी अनुसूचित बैंक होती है उनको अपना 6% रिजर्व बैंक के पास में नगद मुद्रा के रूप में जमा करना होता है। फोर्थ है, वह बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या किसी अन्य ऐसे विधान के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए। जो हमारी अनुसूचित बैंक है या तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए या किसी अन्य विधान के अंतर्गत ये पंजीकृत होनी चाहिए। प्राप्त होने वाली सुविधाएं, इन्हें जो रिजर्व बैंक प्राप्त सुविधाएं प्रदान करती है वो कौन कौन सी है? इन पर अनुसूचित बैंकों पर किसका नियंत्रण होता है? प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई का नियंत्रण होता है। ठीक है। रिजर्व बैंक से वो समस्त सुविधाएं प्राप्त होने लगती हैं जो कि केंद्रीय बैंकों के रूप में अन्य बैंकों को प्रदान करता है। जो हमारा केंद्रीय बैंक है जो अन्य बैंकों को प्रदान करता है वो अनुसूचित बैंकों को भी प्रदान करता है। सबसे पहले है आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई के द्वारा इन्हें उधार देना। अगर इन बैंकों को आवश्यकता पड़ रही है पैसे की तो रिजर्व बैंक इनको वित्त की सुविधा प्रदान करता है। विनियोग विपत्रों पर पुनर्कटौती करा देना। जो हमारा आरबीआई होता है इन्हें पुनर्कटौती की सुविधा भी प्रदान करता है। जैसे हमारा चेक है, बिल है, हुंडी है, इन पर पुनर्कटौती की सुविधा प्रदान कराता है। धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर निःशुल्क भेज देता है, अर्थात उनको समाशोधन गृह की सदस्यता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मतलब कि जो हमारा आरबीआई है समाशोधन गृह का भी कार्य करता है जो हमारी अनुसूचित बैंक होती हैं। अनुसूचित बैंकों को अपनी मांग देनदारी का 5%, समय देनदारी का 2% रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है। मांग देनदारी जो मांग पर दे हो, जो जब रिजर्व बैंक से मांग लिया जाए तभी दे दिया जाए, 5% तो वो रखनी होती है। समय देनदारी जो समय पर दी जाती है, समय से पहले नहीं। ठीक है। उन्हें प्रति सप्ताह अपने हिसाब किताब का ब्यौरा रिजर्व बैंक के पास में भेजना पड़ता है। इस ब्यौरे को यह देखा जाता है कि जो हमारी बैंक है, बैंक के पास कितना रुपया है, कितने उसने ऋण दिए हुए हैं, कितने विपत्रों को उन्होंने भुनाया हुआ है, ये सब चीज़ें वो देखती है। सन 1956 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के अनुसार रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त हो गया है कि वह अनुसूचित बैंकों की मांग देनदारी 5 से 20%, समय देनदारी 2 से 8% के पास में रख सकती है। ठीक है। कल हम गैर अनुसूचित बैंक पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने। ओके, थैंक्स बच्चों।